प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के कोने कोने से दिग्गज नेताओं ने शिरकत किया और उलगुलान न्याय महारैली के आयोजित कार्यक्रम में अपनी अपनी बातों को रखें। तो आइए कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं की बातों को सुनते हैं। उलगुलान महंगाई के खिलाफ ये उलगुलान है और आज इस मंच से जो इंडिया गठबंधन के साथी यहां पर उपस्थित हैं, उनके नेता उपस्थित हैं, आज इस मंच से उस उलगुलान की घोषणा करेंगे जिसके खिलाफ हम लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद श्री विवेक गुप्ता जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री विवेक गुप्ता जी। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज यहाँ पर ममता बनर्जी जो भारत की शेरनी है और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ इंडिया अलायंस पर, और बहुत गर्व के साथ इस मंच पर इंडिया अलायंस में शामिल हुआ हूँ। मंच पर इंडिया अलायंस के सारे हमारे जो साथी हैं, सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी, गुरुजी शिबू सोरेन जी, सुनीता जी, यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी और कल्पना जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आज हम लोगों को मौका दिया। इस कड़ी धूप में भी आप लोग सब भारी संख्या में यहाँ पर आए। मैं खाली यहाँ दो बातें करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग सब बातें करना चाहेंगे कि मोदी जी, ये सीधा आपकी तरफ लिए है। यहाँ दो चेयर आज खाली हैं, एक अरविंद जी की, एक हेमंत जी की, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, ये हमारा मानना है कि बहुत जल्द ये दोनों चेयर भी खाली नहीं रहेंगी। ये लोग दोनों हमारे साथ रहेंगे। आपको जितना जो राजमाना है, जो आपके पास जो केंद्रीय एजेंसी का नेटवर्क है, जितना जो राजमाना लगा लीजिए। जिस भारतीय संस्कृति की आप दुहाई देते हैं, उसी संस्कृति में है सावित्री नाम की एक महिला, मेरी दादी का भी नाम सावित्री है। वो यमराज से भी जाकर अपने अपने पति को लेकर आ गई थी। यहाँ तो कल्पना जी और सुनीता जी के साथ पूरा इंडिया अलायंस है। आपके राज्य में हम लोग हेमंत भाई को और अरविंद जी को जल्द से लाकर अपने साथ यहाँ पे शामिल करेंगे। दूसरी बात, झारखंड आके कभी भी, क्योंकि मेरी दीदी का ससुराल है यहाँ पर, इसलिए कभी भी पराया नहीं लगता, अपना सही लगता है। जैसे कि कोई भी झारखंड से आदमी बंगाल आता तो हम लोग को सांस्कृतिक रूप से, भाषा के रूप से, खान पान से सब एक जैसा लगता है। मगर मोदी जी जब भी आते हैं तो भेदभाव करना चाहते हैं। किसी को बोलते हैं मछली मत खाओ, किसी को बोलते हैं ऐसे मत उठो, किसी को बोलते हैं बैठो मत। तो भाई और बहनों, ये प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, आजादी को, हमारे आपके सांस लेने को, जीने को, खाने पीने को, सबको बचाने का वक्त आ गया। अगर इस बार हम लोगों ने अपनी लोगों को नहीं कहा एक एक वोट बीजेपी को चोट, याद रखिएगा, मैं यहां कह रहा हूं, एक एक वोट बीजेपी को चोट। आप लोगों का एक एक वोट जो है हमारी आजादी की तरफ रहेगा, ताकि कोई आदमी, भले ही भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आके ये ना कह सके कि ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे जियो, तुम जेल के अंदर रहो, तुम जेल के बाहर रहो। मोदी जी, आज आपको यहां से हम लोग सब संदेश ये देना चाहते हैं। समय पूरा हो गया है, जाते जाते अच्छा काम करते जाइए। हमारे अपना ये बुरा काम का जो राज्य है, इसको बंद करिए। नमस्कार, धन्यवाद। मां माटी मानुष जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक गुप्ता जी को। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा शिवसेना की नेत्री श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। प्रियंका जी। नमस्कार, जोहार झारखंड। मंच पर बैठे सारे सम्मानित नेतागण और परम देशभक्त, और मेरे सामने हजारों की संख्या में आए, हर झारखंड के हर कोने से आए, हेमंत सोरेन जी को अपना समर्थन देने आए, इंडिया को अपना समर्थन देने आए, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं,
वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई जारी है, चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं। पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी 2 बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अन्याय जो हो रहा है देश भर में, उन आवाजों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर अपना समर्थन जताओ। हाँ, ये 2 सीट खाली हैं, पर ये 2 सीट आपको हमेशा याद दिलानी चाहिए कि किस तरीके से वो विपक्षी दल जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। फिर भी वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो अपनी आवाज बुलंदी से उठा रहे हैं, आम जनता के बीच उठा रहे हैं। हम सब उनकी आवाज हैं, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी आवाज हैं, और जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारी जो 4-5 वादे नरेंद्र मोदी जी ने, नारी सम्मान हो, जो भी 4-5 वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, आज 2024 में खड़े हैं। कुछ भी एक चीज नहीं होगी जो उनसे पूरी हो पाई होगी, पर काम उन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई का किया और विपक्ष को खत्म करने का काम किया। पर मैं इस मंच से कहना चाहती हूं, हम सब यहाँ पे कार्यरत हैं कि इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, इस वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलंदी से आवाज उठाते रहेंगे, और आने वाले 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। और जो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो जो ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। मैं इस मंच से बस यही 2 शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। माले के साथी, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी को क्यों आए और अपने विचार रखें। दीपांकर भट्टाचार्य जी। मंच पर मौजूद आज की इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं झारखंड के किंवदंती नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों और मैदान में उपस्थित झारखंड के हर कोने से संघर्षशील साथियों, आप सबको जोहार, जय भीम, लाल सलाम। आपने नारा दिया है, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। हम सबका ये नारा है। हमें मालूम है कि झारखंड को झुकाने की ये जो कोशिश है, झारखंड को सताने की जो साजिश है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से नया राज्य बना है, तब से हम इसको झेलते आए हैं। आप याद करें वो दौर जब झारखंड अलग राज्य बना, अगर भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का बस चलता तो झारखंड का नाम ही बिगाड़ करके रख देते और इस प्रदेश का नाम कर देते वनांचल। ये तो झारखंड आंदोलन की देन है, शहीदों की देन है, ताकत है कि नाम नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन काम बिगाड़ने की कोशिश शुरू से जारी है। आप याद करें वो दौर जब नया राज्य बना और पूरे राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन नया राज्य बनने के तुरंत बाद ईद के मौके पर इसी रांची के डोरंडा में गोली चलती है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में पुलिस राज थोपने की पूरी कोशिश होती है। तपकरा में कोयलकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे आदिवासी भाई बहनों पर गोली चलती है, आपके कोडरमा के मरकच्चों में गोली चलती है। और वो दौर आगे बढ़ते बढ़ते 2005 के जनवरी महीने में झारखंड के नवनिर्माण के नायक कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या हो जाती है। अगर हाल के दिनों को भी हमें याद करें, 2014 से लेकर 2019 तक जब झारखंड डबल इंजन की मार झेल रहा था, उस दौर को अगर आप याद करें, यही पूरे झारखंड का इलाका है। 5वीं अनुसूची को लेकर के हमारे साथी पत्थलगड़ी का आंदोलन कर रहे थे और हमने देखा कि धड़ल्ले से सिडिशन एक्ट के तहत झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। हमने देखा कि फादर स्टैन स्वामी, जो झारखंड से लेकर के पूरे देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई
उसकी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जेल में बंद आदिवासी कैदियों के रिहाई की आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको उठा करके इस रांची से पुणे के जेल में डाला गया और पुणे के जेल में ही फादर स्टैन स्वामी शहीद हो गए। और ये वही दमन का दौर है जो आगे बढ़ते बढ़ते अब बिल्कुल चुनाव के मौसम में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। यही हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली के अंदर भी जेएनयू को बर्बाद करने की, बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली दंगे के झूठे मुकदमे में उमर खालिद से लेकर के कितने सारे नौजवान नेताओं को जेल में डाला गया। और ये दमन आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। तो आज इस दमन के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही का हमला है, पूरे विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है चुनाव शुरू हो चुका है। जो पहले चरण की रिपोर्ट है, 400 पार के गुब्बारे की काफी हवा लोगों ने निकाल दिया पहले ही चरण में। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, बिल्कुल तय है इस बार इस तानाशाही को मिटा के और इंडिया गठबंधन को विजयी बना करके, इंडिया की सरकार बना करके हम लोग दम लेंगे। ये हिंदुस्तान का संकल्प है और झारखंड से इस आवाज को बुलंद करने हम यहां आए हैं। साथियों, पूरे देश का सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा रोजगार। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, लोगों से पूछा गया कि आपके मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 23% लोगों ने कहा महंगाई, आधे लोग 50% ने कहा रोजगार और महंगाई इस समय हमारे लिए सबसे बड़े सवाल है। इसी झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है। कहने के लिए झारखंड हमारा औद्योगिक प्रदेश है, इसी रांची में एचईसी है, लेकिन जिस समय यहां से हमने देखा कि हम चांद में भेज रहे हैं सैटेलाइट, और उस समय हमारे एचईसी के इंजीनियर बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। इस एचईसी के साथ ही हमारे यहां तख्ती लेकर के आए हैं। इसी झारखंड में हमारा पूरा कोयला उद्योग, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल आज पूरा फिर एक बार निजीकरण की मार झेल रहे हैं, आउटसोर्सिंग की मार झेल रहे हैं। इसी झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर और पूरे झारखंड में इस समय औद्योगिक मजदूर परेशान है। निजीकरण की जो मार हम झेल रहे हैं देश में बेरोजगारी पैदा कर रही है। और इसीलिए इस निजीकरण के खिलाफ, रोजगार के लिए, रोजगार के पूरे अधिकार के लिए आज पूरे देश में अग्निवीर ला करके हमारे सेना को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। नौजवानों की पक्की नौकरी पाने का जो अधिकार है, हमें खुशी है बिहार में कुछ समय के लिए महागठबंधन की सरकार बनी और करीब 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी बिहार के अंदर देने का काम किया गया। और झारखंड के अंदर भी यही काम आगे बढ़ाने की जरूरत है कि इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर रोजगार के अधिकार को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों का चुनाव है। यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अभी हमने देखा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, बंगाल में गए थे, वहां जाकर के कह रहे हैं कि 10 साल से जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। एक जगह कहीं जाकर के कह रहे थे कि अभी तो 10 साल में हमने सिर्फ स्टार्टर परोसा है, जो मेन कोर्स है भोजन का वो आना बाकी है। ये मेन कोर्स क्या है, ये असली पिक्चर क्या है? ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के आनंद कुमार हेगड़े हो, ये अयोध्या के लल्लू सिंह हो, ये मेरठ वाले अरुण गोविल हो या ज्योति मिर्धा हो, एक के बाद एक भाजपा के नेता बता दे रहे हैं कि ये असली पिक्चर है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा गारंटी देते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो इस संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे। भला बाबा साहब संविधान को खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? अगर आपको संविधान खत्म करने वाला का नाम लेना था तो आपको गोलवालकर का नाम आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि गुरु गोलवालकर कभी आकर के संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के विचार हमारे बीच में है और संविधान को संविधान विरोधी ताकतों के चंगुल से आजाद करने के लिए बाबा साहब के विचार, भगत सिंह के विचार, इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के तमाम विचार हमारे बीच में हैं। इंडिया गठबंधन इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आजादी, लोकतंत्र और इस देश का संविधान, जिस संविधान के तहत इस मुल्क को आगे बढ़ना है, उसकी हिफाजत करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम आपसे अपील करेंगे इस बार के चुनाव में बिहार और झारखंड को पूरी तरह से बदल दीजिए। 2014, 2019 के रिजल्ट को पलट दीजिए, 2004 को वापस ले आइए फिर एक बार, और अब की बार 2004 झारखंड में भी आपके सामने लोकसभा के चुनाव है। और मुझे मालूम है गांडे से कल्पना जी को उपचुनाव में भी लड़ना है, ठीक जैसे बिहार में भी
अज्ञाओं से हमारे दलित साथी विधायक को उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई। हमें भी एक उपचुनाव लड़ना है। ये दोनों उपचुनाव में और पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी रूप से विजयी बनाए। एक एक वोट दे करके तानाशाही पर चोट कीजिए, एक एक वोट दे करके लोकतंत्र की हिफाजत कीजिए, संविधान को मजबूत बनाइए, मुल्क को मजबूत बनाइए, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय भीम, लाल सलाम। राज्यसभा के सांसद और आप पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी को कि वहां और अपने विचार रखें। जोहार झारखंड। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, दबे कुचलों के वंचितों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे बीच में दो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी। आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पे उतरे, हम भी मैदान में आए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद कराने का जिम्मा जिस नौजवान ने अपने कंधे पे लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके बिहार से भाजपाइयों का सफाया करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी महाराष्ट्र के अंदर इनका पूरा गठबंधन लग के भाजपा को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जी और टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज जो सामने यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं। 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया मोदी जी। केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जेल से डराते हो। अरे हमारा इतिहास पढ़ लेना, झारखंड का इतिहास पढ़ लेना नरेंद्र मोदी जी। अंग्रेजों को जंगल में रह के भगाने का काम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने किया है। जंगल में रह के शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाने का काम झारखंड के लोगों ने किया है। जंगल में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर भाई ने। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो,
चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के। संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना? आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह। वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुश्रीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी है कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सारे बेईमान कहां हैं आज? सारे बेईमान किस पार्टी में है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीजेपी में, बीजेपी में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों
गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजपा इस शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते। याद रखना, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का संदेश, उनके तरफ से धन्यवाद और आभार देने के लिए भी आया हूं। जब कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लोगों की जान जा रही थी, प्रधानमंत्री से हमने कहा ऑक्सीजन दे दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री के हम सब लोग एहसानमंद हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली वालों को ऑक्सीजन झारखंड की धरती से जाएगी, हम दिल्ली के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह आपका एहसान है, हम भूले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी 2 वीरांगनाएं यहां पर बैठी हैं। अरे जब घरों से हमारी माताएं बहनें लड़ने के लिए निकल पड़ी, तो आप बताइए हम क्यों पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे क्या? हम लोग पीछे रहेंगे क्या? सीना तान के आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, या तेजस्वी यादव जी, या दीपांकर भट्टाचार्य जी, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि नाली के गैस से चाय बन सकती है। कहेंगे क्या आप लोग? कहेंगे? कहेंगे? मोदी जी क्या कहते हैं? नाली के गैस से चाय बना लो। बिहार में गए भाषण देने, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां गोरखपुर में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। तीनों के जीवन काल में पता नहीं कितने कितने सालों का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला आपसे, किसानों की आय 2 गुना करने पे झूठ बोला आपसे, महंगाई खत्म करने पे झूठ बोला आपसे, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का वादा किया था। कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देखकर निकलना। मैं संजय सिंह झारखंड के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर भी देख कर निकलना, और जो मोटरसाइकिल है जिसमें 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको भी देख के निकलना। सिंचाई के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हो जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने प्रति लीटर भरवाया है उसको भी देख के निकलना। अरे सरसों के तेल का डिब्बा भी लेकर निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दी। आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, और अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है। बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को, और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं,
जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है, उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार, अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार को क्या कहना है आपको? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? तड़ी पार। इनको तड़ी पार कर देना आपकी। आप सबको सर झुका के नमन करता हूं। इतने उत्साह के साथ अपने नेता के लिए आप यहां इकट्ठा हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, 2 कुर्सियां यहां पे खाली हैं, लेकिन 4 जून के बाद ये 2 कुर्सियां भरी हुई आपको मिलेंगी। दोनों नेता हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे और देश के अंदर 4 जून को बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपाइयों का पूरे देश से सफाया होगा। यह संदेश पूरे देश में बताइए, पूरे देश में पहुंचाइए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग इकट्ठा होकर इनको हराने का काम करेंगे। और ये तो किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। आपने देखा क्षत्रिय समाज के लिए कैसी टिप्पणी की। भाजपा सरकार के केंद्र मंत्री रूपाला ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के लोगों, अगर जरा सा भी स्वाभिमान तुम्हारे अंदर है तो भाजपा को इस बार अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करो और इनके खिलाफ वोट दो। इनका झंडा उठाना बंद करो। इनको कंधे पर बैठा के तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया और आज ये तुम्हारी बहु बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की कामयाब रैली के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेताओं को बधाई देते हुए, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को वहां और अपने विचार रखे। सुनीता केजरीवाल जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। मेरे पति का क्या कसूर है? यही कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए,
मोहल्ला क्लिनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है। देशभक्ति कूट कूट कर भरी है अरविंद जी में। उन्होंने जब आईआईटी पास की, उनके सभी दोस्त बाहर चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए। ये नहीं गए, इन्हें तो जनसेवा करनी थी। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का में से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को आईआरएस की नौकरी मिली। अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून था। नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे। 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और जाकर झुग्गी बस्ती में काम करने लगे। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। 2 बार लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 13-13, 14-14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है।
उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी हैं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है हमको सबको। आपके आशीर्वाद से ही और प्यार से ही, प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी इस संघर्ष के समय में हमारे साथ रहिए। हमें आशीर्वाद चाहिए हेमंत जी को, अरविंद जी को। ये भारत देश है। ये देश पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे। हम तानाशाही को मिटा देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।